अपर्णा चौधरी। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम है एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अभी तक हमने 2022 के सभी क्वेश्चन पेपर को देखा है। तो किसी भी एग्जाम के लिए आपका जरूरी है कि जितना आपने पढ़ा है वो जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपकी एक्यूरेसी उसमें कितनी है। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होते हैं। तो क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है तो आपको जल्दी से जल्दी जितना आपका बचा हुआ है उसको कवर करना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि किस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं ले पा रहे हैं, कौन सी थ्योरी आपको क्लियर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको काफी हेल्प मिल रही होगी, उम्मीद करती हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल विकास से। बाल विकास में कहाँ से लेकर आपको, एक सेकंड में पेन ले लेती हूँ, ठीक है। बाल विकास में कहाँ से और कहाँ तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है बाल विकास में कॉन्सेप्शन से लेकर एडोलसेंस तक, ठीक है। अवस्थाओं की बात करें तो इसके बाद भी जो एक आती है आपकी वयस्कावस्था, उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद आती है वृद्धावस्था। यहाँ पर हम अवस्थाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बाल विकास में कहाँ से लेकर कहाँ तक बच्चे का अध्ययन किया जाता है। तो गर्भाधारण से लेकर और किशोर अवस्था तक किया जाता है, क्योंकि शैक्षिक दृष्टि से जो है यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति की सटीकता से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सटीकता की बात करें तो सटीकता से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये बात सही है। कुछ आंशिक रूप से तो पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सटीकता से नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको बोल दिया जाए कि सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर तर्क है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर जो है सही है, कथन भी सही है, तर्क भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या भी यहाँ पर जो है सही की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है सामाजिकरण से। सामाजिकरण होता क्या है? सामाजिकरण को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप इसकी वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सोशलाइजेशन से आपका हर एक बार क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामाजिकरण क्या है? समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, या फिर जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होती है, या फिर व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, या फिर औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो देखिए ये कैसी प्रक्रिया है? सामाजिकरण अपने आप में सरल बिल्कुल भी नहीं है, सरल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये कैसी प्रक्रिया है? ये जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और ये केवल अप्रत्यक्ष या फिर औपचारिक तरीके से नहीं होती है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होती है, ठीक है। बच्चा डायरेक्ट भी समाज से चीजों को सीखता है, और इनडायरेक्ट भी जो उसके सामने कभी प्रेजेंट नहीं की जाती, हम उनसे छुपाते हैं, तो वो भी चीजों को जो है सीखता है, ठीक है। और ये रैखिक बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसी है? चक्रीय है। ये आपको ध्यान देना है, चक्रीय है। चक्रीय क्यों है? क्योंकि बच्चा समाज के विद्यालय से, संस्थाओं से, परिवार से, पड़ोस से, मित्र से और टीचर से, अपने माता पिता से, सभी से जो है कनेक्ट रहता है, और उनसे अलग अलग प्रकार के सामाजिक रूल्स को, या फिर कहो कि सामाजिक अच्छाई बुराई को, सबको वो सीखता है। तो ये रैखिक नहीं होती है, ये चक्रीय होती है, ठीक है ना। बात समझ गए? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अमूर्त संक्रियात्मक चरण है, जैसे कि पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो उसमें से सबसे लास्ट जो कि जिसमें बच्चा 11 वर्ष से अवस्थाओं के ऊपर आ जाता है, 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है तो उसमें बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक चरण में आ जाता है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल और ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें बच्चा कल्पनाशील विचार उसमें आ जाते हैं, और बच्चे में कहूँ कि अमूर्त चिंतन भी आ जाता है, उच्च स्तर का चिंतन उसमें आ जाता है, ठीक। तो उसके लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। परिकल्पनात्मक सोच को, यानी कि जो हाइपोथेटिकल जो चिंतन होता है उसको विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। अमूर्त समस्याएं, अमूर्त चिंतन विकसित हो चुका है तो अमूर्त समस्याएं तो उसमें जो है उन्हें देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है
5 क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन यानी कि एकोमोडेशन एंड एजिमिलेशन किसके पार्ट है, किसकी पूरक प्रक्रियाएं है, किसके पार्ट है, ये मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। तो ये पार्ट है किसके, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन के। जैसे कि हमें जो है, हम समझते हैं कि जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चा किसी भी वातावरण में रहकर चीजों को एडेप्ट करता चला जाता है। ठीक है, एडेप्ट करता चला जाता है, जिसे एडेप्टेशन कहते हैं, जिसे हम कहेंगे अनुकूलन। तो वो चीजों को एक्वायर करता चला जाता है और चीजों को ठीक करता चला जाता है, जिसमें हम कहेंगे कि बच्चा जब चीजों को सीख रहा होता है तो उसे हम कहते हैं एजिमिलेशन, उसे हम कहते हैं एजिमिलेशन। और बच्चों को मतलब अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को जब वो सुधारता है, उसमें संशोधन करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अकोमोडेशन, उसे कहते हैं अकोमोडेशन। तो ये किसके अंतर्गत प्रोसेस हो रहा है, ये जो है पार्ट किसका है, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन का है। इसको वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पूरी थियोरी को समझने के लिए आप जो है वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं, जबकि ले वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो जीन पियाजे महत्व देते हैं किसको, परिपक्वता को, यानी कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे अपने ज्ञान का निर्माण करता चला जाता है, चीजों को सीखता चला जाता है। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा मतलब वाइगोत्स्की ज्ञान के निर्माण में या फिर सीखने में किसको महत्व देते हैं, सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। सांस्कृतिक उपकरण यहाँ पर उन्होंने किसको बताया है, सांस्कृतिक उपकरण जैसे कि हम कहे बात भाषा को, ठीक है, साथ साथ में मानचित्र को, ठीक है, और कैलकुलेटर को, ठीक है, ये क्या है, ये इनके संदर्भ में क्या है, सांस्कृतिक उपकरण है। और वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं, जो इन्होंने महत्व दिया है बच्चे के सामाजिकरण में या फिर उसको उसके मतलब किस तरीके से उसके ज्ञान का निर्माण होता है, तो उन्होंने बताया है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कारक बताए हैं, सामाजिक कारक, ठीक है, दूसरा है भाषा और तीसरा है संस्कृति। इन्होंने बताया है कि बच्चा जो भी चीजें सीखता है संस्कृति से, समाज से और भाषा, ये महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे के ज्ञान के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है सांस्कृतिक उपकरण से कि वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण किसको कहा है, तो भाषा को कहा है, मानचित्र को कहा है, कैलकुलेटर को कहा है, जिसकी सहायता से बच्चे जो है बच्चे मतलब ज्ञान को संदर्भित करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। अगर संज्ञानात्मक संज्ञान को हमें बढ़ावा देना है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना है, तो कौन सी प्रणाली इसमें से जो है सही नहीं है, तो निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम और दोहराव व स्मरण। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन है लेवाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार है, तो संज्ञानात्मक विकास की बात है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है सही है। निर्देशित आदान प्रदान कर होना चाहिए, व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए, ग्रुप टीचिंग होनी चाहिए और सहयोगात्मक जो है अधिगम होना चाहिए। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। ये सब क्या करेंगे, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देंगे, बच्चे की जो है ज्ञान निर्माण में मदद करेंगे। लेकिन दोहराव यानी कि रिपीटेशन और लर्निंग रिकॉल यानी कि स्मरण जो है बच्चे के ज्ञान निर्माण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो कि किस पर जोर देता है उसको नकारते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों या फिर न्याय की नैतिकता या फिर सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो आंसर हो जाएगा आपका देखभाल की नैतिकता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोहलबर्ग जो बताते हैं वो एक पुरुष की मतलब कहानी है, अगर वही कहानी एक नारी की होती तो नारी की नैतिकता देखभाल में कुछ और होती है। अगर देखभाल की बात आए तो देखभाल एक पुरुष के बजाय एक नारी बहुत अच्छे से करती है, और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि उन्होंने नारी की जो है देखभाल की नैतिकता को यहाँ पर जो है नकारा है। ठीक है, तो ये कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग की आलोचना की थी।
क्वेश्चन नंबर 9 है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया है बुद्धि के बारे में? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ठीक है, या फिर प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, या फिर बताया कि बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की, या फिर गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। एकमात्र विशिष्टता इन्होंने नहीं बताया है, ये बताया है किसने? बीने ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि टाइम कम है इसीलिए आपको फटाफट कवर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा जो है किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ पर, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, या फिर रटकर सीखने पर, या फिर परीक्षाओं के लिए सीखना। तो इसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो जोर देती है वो देती है किस पर? संकल्पनात्मक समझ पर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए है क्योंकि बालक में जो मानसिक तर्क आधारित संरचनाएं बनाकर डेटा को वर्गीकृत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता को इसमें जो है शामिल किया जाता है। इस वजह से संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो बी है, गैर संदर्भित विषय वस्तु, गलत हो जाएगी। हमें जो है उन बच्चों को इरिलेवेंट चीज नहीं पढ़ानी है, रटकर सीखने पर जोर देने जो है एक नकारात्मक माना जाता है, और परीक्षाओं के लिए सिखाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देशन पर, या फिर पाठ्य पुस्तकों से, या फिर अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, या फिर विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो जोर देती है विविध स्रोतों पर, ठीक है, और खासकर यहाँ पर खोज करके या फिर अन्वेषण करके मतलब सिखाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बता दी है, जबकि बाल केंद्रित है तो बालक को जो है केंद्र में रखना है, बच्चे को महत्व देना है। पाठ्य पुस्तकों से हमें जो है उनको जो है प्रायोरिटी नहीं देनी है, और अधिगमकर्ताओं का जरूरी है सक्रिय रूप से होना, सक्रिय रूप से सुनना, सक्रिय रूप से लर्निंग करना। निष्क्रिय होगा तो वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क है कि बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, लेकिन अगर हम बात करें व्याख्या की तो व्याख्या यहाँ पर जो है अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है शैशवावस्था की, यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक अनुभव की, ठीक है। तो बात मतलब दोनों सही तो है, लेकिन जो व्याख्या है वो गलत है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए। जो बच्चे मतलब क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में उनका जो परफॉर्मेंस होता है और जिस तरीके से हम उनका मूल्यांकन करते हैं, क्या उनका रिजल्ट रहा है, कैसा उनका परफॉर्मेंस है, इसकी सूचना हमें अभिभावकों को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? ताकि उनको भी पता चले कि जो उनके बच्चे हैं, अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने की यानी कि क्या और कैसे के बारे में जो है समझ बन सके, इसलिए हमें उनको जो है सूचना देनी चाहिए, उनका विवरण जो है बताना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि यानी कि कोई बच्चा है या फिर जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, उन बच्चों की जो छात्रों की जो अवधारणा है उसको सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वे घर पर ही ट्यूशन ले, या फिर उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दे दिए जाए, या फिर स्कूल में आने में उनकी रुचि कम ना हो, या फिर गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो। तो जरूरी है कि वो चाहे किसी भी समाज से है, चाहे आर्थिक स्थिति उनकी कैसी भी है, सामाजिक स्थिति कैसी भी है, तो इस वजह से कि वो एक ऐसे समाज से आते हैं या फिर उनको मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, इस वजह से वो स्कूल आना बंद न कर दे। हमें ध्यान रखना है कि स्कूल आने में उनकी रुचि में कमी न हो, उन पर जो है बराबर ध्यान देना चाहिए।
ठीक है। गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। स्मरण आधारित उन्हें जो है कार्य देना है, तो स्मरण आधारित यानी कि याद करने आधारित उन्हें कार्य हमें नहीं देना है। और ट्यूशन पर तो जोर बिल्कुल भी नहीं देना है, ट्यूशन तो नकारात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस पर्सन की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। यानी कि कौन सा इसमें से ऐसा क्वेश्चन है जो इतना अच्छा है जिसमें हम कहेंगे कि बहुत बेस्ट तरीके से बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीके से। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार से भिन्न है। या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। चौथा ऑप्शन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल खोज कब की गई थी। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा कब की गई थी। इसमें बच्चे का मूल्यांकन करने में हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो कितना स्किल्ड है। ठीक है। अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे, तो बस उसको यही जानकारी बतानी है और यही जानकारी प्राप्त करनी है। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, तो सीधी सी बात है, वो अपने शब्दों में परिभाषित कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। जब ये बात इस तरीके से पूछी जाए, जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ये हाइपोथेटिक हो जाएगा, ये एक कल्पनाशील या फिर चिंतनशील क्वेश्चन हो जाएगा जिस पर बच्चे को विचार करना पड़ेगा विभिन्नता दिखाने के लिए, और उसे बच्चे को वर्गीकरण भी करना पड़ेगा, तुलना भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है। तो दिव्यांगन अधिकार 2016 जो आया था उसके अंतर्गत किस तरह के प्रावधान उसमें किए गए। पहला है कि विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण उनका करना है। दूसरा है सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। तीसरा है पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध कराना। और फोर्थ है सूचना हेतु समुचित समर्थित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि हमें उसको दिव्यांगन अधिकार अधिनियम ये कहता है कि बच्चे जो है विभिन्न सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ सके, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनकी भी अनुसार पाठ्यक्रम को लचीला बनाएंगे। ठीक है, एक रूप तरीका नहीं अपनाएंगे, विविधता से उन्हें जो है पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि बच्चे हैं किसी भी धर्म संप्रदाय से आ सकते हैं, तो किसी की संख्या ज्यादा है तो किसी की कम है। तो अगर किसी की संख्या कम है, कोई धर्म विशेष के बच्चे हैं जिनकी संख्या कम है, तो उनको शामिल करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, सभी धर्मों में समानता के बजाय अंतर पर ज्यादा जोर दे, या फिर विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करे, या फिर विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे, या फिर विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करने पर जोर दें। ठीक है, तो ये सब उसको नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। करना क्या है कि जो विभिन्न धर्म है, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण से प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। डिस्ग्राफिया यानी कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, डिस्ग्राफिया का ही मतलब क्या होता है कि उसे लिखने संबंधी प्रॉब्लम है। ठीक, डिस्मॉर्फिया यानी कि चलना संबंधी, रीडिंग डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, थिंकिंग तो कुछ होता नहीं है, तो रीडिंग यानी कि डिसलेक्सिया है उसे, और यहाँ पर डिस्ग्राफिया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है उसे लिखने संबंधी कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। हम कौन सा काम कराएं जिससे कि दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं किस तरीके से उनको पढ़ाए। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम है, उनको हेल्प मिले। तो छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें पढ़ाएं, या फिर शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग कराएं। भाई देखने में प्रॉब्लम है तो सांकेतिक भाषा वो कैसे समझेंगे,
ठीक है, वो चित्र कैसे देखेंगे अगर उनको देखने में प्रॉब्लम है तो। स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, यानी कि जिसे हम कहते हैं दूसरी भाषा में मुख्यतः ब्रेल लिपि। ठीक है, तो स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग करके हम उन्हें पढ़ाना चाहिए, तभी उनका सफल समावेशन माना जाएगा। ठीक है, लिखित सामग्री से, क्योंकि उनको देखने में प्रॉब्लम है तो कैसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च सर्जनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। भाई सर्जनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो उनकी आवश्यकता पूरी करना, क्योंकि उच्च स्तर की उनकी आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस तरीके से गतिविधि से उनसे बचना चाहिए, तो किससे बचना चाहिए, किस तरीके की गतिविधि से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देगी। अभिसरण, सोच या फिर सीखने की जिज्ञासा या फिर विचारों की मौलिकता या फिर समस्या समाधान का कौशल। तो देखिए उसे बचना चाहिए किससे, कन्वर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, और बढ़ावा किसको देना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग को। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी जिसे हम कहते हैं अपसारी चिंतन, जिसे हम कहते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगी एक शिक्षिका, तो उसमें सीखने में जिज्ञासा आएगी, बच्चे में विचारों में मौलिकता आएगी और समस्या समाधान कौशल उसमें विकसित होगा। लेकिन अगर वो देगी किसको बढ़ावा, कन्वर्जेंट थिंकिंग को, अभिसारी चिंतन को, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा चाहे कोई भी समस्या हो उसका समाधान नहीं सोच पाता और वो घिसे पिटे नियमों पर या फिर घिसे पिटे जो उदाहरण होते हैं, जो तरीके होते हैं, उन पर जो है वो सोचता है, अलग तरीके से, अलग ढंग से वो नहीं सोचता है। क्योंकि सृजनात्मक बुद्धि वाला है तो जरूरी यह है, होता क्या है कि वो अलग ढंग से जो है चीजों को सोचता है, एकदम यूनिक तरीके से, और इस वजह से उसके विचारों में मौलिकता होती है, उसमें सीखने में जिज्ञासा होती है और उसमें समस्या समाधान कौशल पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 क्या है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान को हमें गहरा बनाना है, दीर्घकालीन बनाना है, यानी कि लंबे समय तक उसको जो है याद रहे, तो क्या करना चाहिए। अभी सीखे गए संप्रत्यों के विस्तरण और चर्चा करने से मना किया जाए, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर उनको दे, या फिर विषय वस्तु को समझाने के बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दे, या फिर केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत किए जाए। तो करना क्या चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे अभी की परिस्थिति हो या फिर आगे आने वाली परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में बच्चा अपने सीखे गए यानी कि लर्निंग की गई चीज को, अधिगम जो उसने किया है उसे लागू करने के अवसर मतलब टीचर को देने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञात युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि शिक्षिका ने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चा जो है आसानी से मतलब उसमें अनुमान लगा पाए, उसके लिए एक टीचर को जरूरी है कि उसको क्या करे, प्रोत्साहित करे कि तुम उसका अनुमान लगाओ, गलत सही जैसा भी लगाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अनुमान लगाओ कि ये मतलब ऐसा क्यों है। ठीक है, तर्क है, कारण है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं है, जरूरी यह है कि हमें बच्चा चाहे किसी भी तरीके से सोचे, गलत सोचे, सही सोचे, उसका सही मतलब रीजन दे या फिर गलत बताए या फिर इलॉजिकल जो है आंसर दे, तो हमें सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि सटीकता है तो तभी तुम जो है उसमें आंसर दो। इस तरीके से होता क्या है कि बच्चा कई बार उसको पता भी होता है लेकिन वो डर की वजह से और इस वजह से कि कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं है, तो वो अपना आंसर कर ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जरूरी यह है कि उसे जो है प्रोत्साहित करो कि आपका जो भी आंसर है, गलत हो चाहे सही हो, आप दो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए तो सही है लेकिन जो है आर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच क्या उत्पन्न करती है, क्या चिंता उत्पन्न करे या फिर बोरियत या फिर जिज्ञासा या फिर हतोत्साहन। तो सीधी सी बात है, क्यूरियोसिटी पर जोर होना चाहिए। इस तरीके से योजना बनानी चाहिए कि बच्चा की क्यूरियोसिटी उसके अंदर आ जाए। ठीक है, और बच्चा के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए क्वेश्चन को पूछने के लिए, समस्या समाधान के लिए या फिर जो है पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसका ज्ञान, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है।
किसी भी कार्य को कैसे करना है, यानी कि उसका प्रोसेस कैसा होगा, वो कैसे प्रोसीड करेगा। देखो किसी चीज का आपको ज्ञान है वो ठीक है, लेकिन उस काम को या फिर उस चीज को करना कैसे है, इसका ज्ञान जरूरी होना चाहिए। और उसका ज्ञान क्या कहलाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता। कौन सा ऐसा रीजन है जिसे कहेंगे कि जिसमें मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। अन्वेषण, या फिर बातचीत, अंतःक्रिया, या फिर अधिसंज्ञान, या फिर निष्क्रिय अवलोकन। तो सीधी सी बात है, पैसिव ऑब्जर्वेशन जो है सीखने को बढ़ावा नहीं देगा। इसमें बच्चा क्या ही सीख पाएगा निष्क्रिय अवलोकन में। तो अन्वेषण बढ़ावा देता है, बातचीत यानी कि इंटरेक्शन बढ़ावा देता है, टीचर का स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स का टीचर के साथ में क्वेश्चन करना, तो ये इंटरेक्शन प्रोसेस कहलाता है, तो ये भी बढ़ावा देता है। अधिसंज्ञान भी, यानी कि जो आप जानते हो उस पर आप सोचो, वो कितना सही है कितना गलत है, सोच के बारे में सोचना अधिसंज्ञान होता है। यानी कि टीचर जो कहती है ना कि आपको फॉर एग्जांपल आपके जो इंडिया है, इंडिया में जितने भी मतलब स्टेट है, ठीक है, उन स्टेट के बारे में आपको पता है कि कहाँ पर कौन सा है, ठीक है, लेकिन वो क्यों है, वो क्यों है और क्या वो सही है। जब आप अपने अपने जो नॉलेज है उसको सही साबित करो, यानी कि सोच के बारे में सोच, यानी आप जो जानकारी है वो जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है। जब इस तरीके पर जोर दिया जाता है तो वो मेटाकॉग्निशन कहलाता है, अधिसंज्ञान कहलाता है। तो ये जो है ज्ञान को बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। यानी कि हमारी अपनी जो क्षमताएं हैं और जो दिए गए कार्य की मांग है, यानी हम कितना जानते हैं और हमें काम क्या दिया गया है, उस स्थिति में उपयोगी रणनीति की समझ पर परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। आपको कितना ज्ञान है और आपको अभी कितना ज्ञान नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, घोषणात्मक ज्ञान कहेंगे, या फिर प्रकरणात्मक ज्ञान कहेंगे, या फिर अतिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहेंगे, या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान कहेंगे। यानी कि वही बात है कि आप जो जानकारी रखते हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है, आपको उसका कितना परोक्ष रूप से ज्ञान है और प्रत्यक्ष रूप से आपको उसका कितना बोध है। ठीक है, जब बात ये आती है तो उसे कहते हैं हम मेटाकॉग्निशन, यानी कि अधिसंज्ञान। ठीक, बात वही यहाँ पर जो है घुमाकर पूछ ली गई है कि हमारी अपनी जो क्षमता है, यानी कि हम जो जानते हैं और हमें जो कार्य दिया गया है, हमारे काम की जो मांग है, यानी कि हमारा काम ऐसा है, हमें कुछ ऐसा काम दे दिया गया है जिसमें हमें और नॉलेज होनी चाहिए, तो उसमें उपयोगी रणनीति की समझ, आपकी जितनी भी समझ है, आप जितना जानते हैं, उसका परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिसंज्ञान कहेंगे, यानी मेटाकॉग्निशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धत कर रहा है, यानी कि उसके जैसी जो सिमिलर दिखती है उनको जो है वो उद्धत कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। ठीक है, यानी कि उसका सहारा ले रहा है पिछली समस्या का। तो यह किसका उदाहरण है, अनुरूपक सोच का, या फिर कार्यात्मक स्थिरता का, या फिर अनुक्रिय समुच्चय का, या फिर पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति का। तो ये अनुरूपक सोच का है, यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल थिंकिंग में होता है क्या है कि पैटर्न पर काम किया जाता है। पैटर्न यानी कि जैसे उसमें नहीं होता है रीजनिंग में कि आपको एक पहेली दे दी, एक जो है क्वेश्चन दे दिया, और आपको पहले मतलब कुछ मतलब इस तरीके से डायग्राम बना के दिखाएगा, उसमें ब्लॉक बना के दिखाएगा, और फिर उसी के आधार पर तुम्हें जो है प्रॉब्लम अगले वाले जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, उसी के आधार पर आपको जो है अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आप पिछले वाले पहेली का, पिछले वाले डायग्राम का सहारा लेकर अगले वाली समस्या को हल करते हैं, उसके वहां से संकेत उठाते हैं, उठाते कि नहीं उठाते, उसको एनालॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं, यानी कि उसको अनुरूपक सोच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा करने के दौरान, यानी कि किसी कॉन्सेप्ट को वो डिस्कशन कर रहा है, एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां, यानी कि उनमें कुछ कंफ्यूजन है। वो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कोई मतलब उनको किसी कॉन्सेप्ट को हम चर्चा कर रहे हैं तो बच्चों में उस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ मतलब कंफ्यूजन है, भ्रांतियां हैं, क्लियर नहीं है उनको पूरी तरह। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं,
श्वास प्रणाली पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से मनुष्य सांस लेता है, किस तरीके से ऑक्सीजन जाती है, इनहेल होता है, और किस तरीके से एक्सहेल होता है, यानी कि बाहर हम सांस छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ा रहे हैं तो उनको कन्फ्यूजन है ना, उनको कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक तर्क की खोज करने के अवसर देने चाहिए, या फिर उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर दे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। या फिर इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दे और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करे, या फिर शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्यय को आगे बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है कि एक शिक्षिका को उन भ्रांतियों के बारे में बात करनी चाहिए और साथ ही साथ जो है वैज्ञानिक तर्क की खोज करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है संवेगों और संज्ञान, यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं और जो हमारा जो है नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहली तो बात ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। जो भी हमारा ज्ञान है, हमारे ज्ञान पर हमारे संवेग का इफेक्ट पड़ता है अगर हम इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और अगर हम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय हमारा मूड नहीं है या फिर मन अच्छा नहीं है या फिर हमारी ध्यान उसमें ध्यान नहीं है, रुचि नहीं है, तो हमारा ज्ञान का जो निर्माण है वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक दूसरे को जो है ये प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है, किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है, यानी कि चाहे आपका मूड कैसा भी हो लेकिन आपका जो ध्यान है वो बना रहेगा। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं है, ठीक है। संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है, यहाँ पर मैंने बोल दिया है स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी गलत हो जाएगा। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को जो है सुसाध्य करता है, यानी कि जो आपका इमोशंस है, जिस समय आपने जो चीज सीखी है उस समय आपका मूड कैसा है। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, सही सटीक ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है। और जो भी आपने नॉलेज एक्वायर की है उस समय, तो वो आपको जो आपकी जो मेमोरी बनी है उसके बारे में, ठीक है, उसको रिकॉल करने में उसको जो है कूट लेखन यानी कि उसको एनकोडिंग करने में मदद करेगा। जरूरी यही है कि आपका मूड किसी भी चीज को सीखते समय अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और स्मृति नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो बढ़ाने से पहले जरूरी है कि उनका इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट है भी नहीं है, और रुचिपूर्ण अध्ययन इसीलिए कराना जाना चाहिए कि बच्चा अगर संवेगात्मक रूप से किसी भी चीज से, चाहे किसी बीमारी से, चाहे किसी परेशानी से उसका मूड अभी नहीं है, तो उसे ज्ञान अधिगम उस समय पर नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अगर आप कराओगे तो वो आगे जाकर सुसाध्य नहीं हो पाएगा, वो उसको याद नहीं कर पाएगा, रिकॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। कौन सा विश्वास है जो एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करेगा। तो मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयास मेरी क्षमता पर कोई प्रभाव जो है, प्रयास का मेरी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं, या फिर मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूं और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में सफलता का साथ नहीं देती, या फिर मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है। तो ये सब तो क्या है, ये अपने ऊपर विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। विश्वास की बात हो रही है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। बच्चा अपने ऊपर विश्वास कर रहा है, अपने प्रयत्न पर जो है प्रयास पर विश्वास कर रहा है, और उसे विश्वास है कि जो है आगे जाकर जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा मैं उसे करने में सक्षम हूँ। तो भविष्य में ऐसा ये जो प्रयास है ये इसमें संभावना है कि वो आगे जाकर भी प्रेरित रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। 30 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा टफ या फिर कंफ्यूजिंग लगा तो वो जरूर मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका स्कोर कैसा रहा वो भी जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।